तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुड फैमिली राजी में। पॉलिटी का सेशन है और पॉलिटी में आज हम लोग पढ़ रहे हैं आपके साथ मूल अधिकार, बुनियादी अधिकार, फंडामेंटल राइट्स या हमारे बुनियादी हक हकूक। तो बहुत ज़्यादा समय खराब किए बिना मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि दो तरह के अधिकार हैं हमारे पास। एक सामान्य नागरिक की तरह कानूनी अधिकार और दूसरा एक मानव के रूप में हमारे मूल अधिकार। मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो सामान्य परिस्थितियों में हमसे छीने नहीं जा सकते, और अगर छीनना है भी तो उसके लिए खास प्रावधान को अपनाना पड़ता है। एक जो खास प्रोसीजर है उसको अपनाना पड़ता है। पता है ना केशवानंद भारती केस, मूल ढांचे का सिद्धांत पता है? पता है मूल ढांचे का सिद्धांत? आप जानते हैं ना, केशवानंद भारती केस में फंडामेंटल स्ट्रक्चर या संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत निकल के आया था। उसमें कहा था ठीक है भाई, संसद जो है मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में, किसी भी अनुच्छेद में, यहाँ तक के प्रियम्बल में भी संशोधन कर सकती है। ठीक है ना? हाँ भाई, संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। कौन से आर्टिकल का प्रोसीजर अपना के? आर्टिकल 368 का। आर्टिकल 368 का प्रोसीजर अपना करके संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। हम संसद के इस अधिकार में दखल नहीं दे रहे, लेकिन हमारे संविधान का एक मूल ढांचा है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, यानी कि हमारे संविधान की बुनियादें हैं जिस पर हमारा का पूरा संविधान, हमारी राज्य व्यवस्था, हमारा देश जो है, हमारे देश की एकता अखंडता खड़ी हुई है। जैसे एक प्लान है ना जिस पर ये इमारत खड़ी हुई है, कौन सा है वो मूल ढांचा, कौन सा है बेसिक स्ट्रक्चर, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे संविधान को कहती हैं कि ये तो इस संविधान की आत्मा है। जैसे धर्मनिरपेक्षता, भारत सरकार का संघीय स्वरूप, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, समझ रहे ना? तो और भी बहुत सारी चीज़ें आई बाद में जिसको समय समय पर कोर्ट ने कहा कि भाई ये हमारे संविधान का मूल ढांचा है ना? न्यायिक स्वतंत्रता, न केवल न्यायिक स्वतंत्रता बल्कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार भी। न्यायिक समीक्षा का अधिकार समझते हो? यानी कि संसद या सरकार, है ना, सरकार का कोई भी अंग कोई निर्णय ले तो न्यायपालिका को ये अधिकार है कि वो उस निर्णय को जांच सकती है कि संविधान और कानून के दायरे में है या नहीं है, और अगर उसको लगता है कि संविधान और कानून के दायरे में नहीं है तो उसको चेंज भी कर सकती है। तो साहब, मूल ढांचे का सिद्धांत जब से आया है तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब जो मूल अधिकार हैं वो असीम हैं, सीमित हैं। सरकार भी उन पर सीमाएं लगा सकती है, ठीक है ना, और संसद भी उन पर सीमाएं लगा सकती हैं, लेकिन उसके लिए विशेष जो है कि प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर क्या है कि आर्टिकल 368 में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी हुई है, उस प्रक्रिया के को अपनाकर ही आप मूल अधिकारों में कोई छेड़छाड़ कर सकते हो। ठीक है ना? और दूसरा, 368 का प्रोसीजर अपना करके भी आप संविधान की आत्मा से या मूल ढांचे से खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। ठीक है ना? तो मूल ढांचे पर बात होगी अभी इस, जैसे मैं एक बार मैं आपको मूल अधिकार सारे पढ़ा दूं, उसके बाद मूल ढांचे पर भी बात होगी अलग से। जैसे मान लीजिए गोलकनाथ केस है, केशवानंद भारती केस है, सज्जन सिंह केस है, किस केस में क्या क्या बातें आई हैं, बेरुबारी केस है, किस केस में क्या क्या बातें आई हैं, उनकी बात मैं अलग से करूँगा। फिलहाल मैं सीधे चलता हूँ फंडामेंटल राइट्स। तो इसको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते ही हैं। बुनियादी अधिकार जो किसका आधार है? संविधान द्वारा दिए गए हमें, ये हमारी स्वतंत्रता का आधार है। हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है, न केवल हमारे देश में बल्कि दुनिया किसी भी देश में जो लोकतंत्र है उसका आधार है। गोरी, इधर ध्यान दें, पता नहीं आप कहाँ खो जाती है ना, पता नहीं कहाँ हो जाती है ना। तो मूल अधिकार जो है वो हमें हमारे किसने दिए हैं? किसी सरकार वगैरह ने दिए, हमें दिए हमारे संविधान ने। ठीक है? और किसका आधार है, किसका बेस है? यानी कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र जो है वो मूल अधिकारों के बिना आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है? मानव विकास जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसकी भी आप कल्पना बिना मूल अधिकारों के नहीं कर सकते। ठीक है? उसके बाद अभी जैसे मैंने बताया, ये असीमित नहीं है। राज्य यानी कि सरकार इन पे सीमाएं लगा सकती है। संसद इनका संशोधन या इनमें सस्पेंशन कर सकती है। अभी मैंने बात की ना, संसद मूल अधिकारों में संशोधन की पावर किसके पास है? केवल और केवल संसद के पास है। वो इनमें चेंज भी कर सकती है और इनको सस्पेंड यानी कि निलंबित भी कर सकती है। एक मिनट रुकना, कोई आए। अब बात आती है कि भाई मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति। ना, मूल अधिकारों का संरक्षक जो है वो कोर्ट है, न्यायपालिका। अब अक्सर जैसे ऑप्शन आ गया कि इसमें से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट, आपने कहा हाँ सही है, और ऑप्शन डी में लिखा हुआ जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। आप ऑप्शन डी तक पहुंचे नहीं, होता है ना, हम यूज हो जाते हैं, हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट है, चलो हमारा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है ना? बाद में अरे ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है? फिर क्या यार, एक नंबर से रहेगा, कितने नंबर से रहेगा? एक नंबर से रहेगा। तो ध्यान रखना,
जो मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो है न्यायपालिका, कोर्ट। अच्छा, इसी जो मैंने आपको एक चुटकुला सुनाया उससे आप ये भी सीख लेंगे कि आपको चारों ऑप्शन, पहले प्रश्न पढ़ना ध्यान से और उसके बाद जो है चारों ऑप्शन पर गौर करनी है, ठीक है। तो खैर, मूल अधिकारों के संरक्षक है न्यायपालिका, लेकिन न्यायपालिका का मतलब ये नहीं है कि जिला अदालतें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना। गौरी, भारत के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, या भारत का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? गौरी, भारत का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? देखो, मैंने कहा ना भारत का उच्च न्यायालय नहीं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, है ना। उधर से उस बच्चे ने कहा भी, है ना, मैंने कहा उसको इशारा किया ना, उच्च न्यायालय नहीं, भारत का सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है, और बाकी भारत में जितने राज्य हैं लगभग उतने ही उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है। समझ ना, ऐसे करके ध्यान से उसको देखना। ओके, आगे चलें। तो भारतीय संविधान की अगर बात करें, मूल अधिकार और भारतीय संविधानों की बात करें, जीशान इधर देखो, मोबाइल छोड़ो, मोबाइल छोड़ो, ठीक, लगा ऐसी, चलो इधर आ जाओ फिर, ठीक है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में है मूल अधिकार, है ना। कितने भाग हैं हमारे संविधान में? 25 भाग हैं। तो उसमें भाग 3 में मूल अधिकार हैं। किस आर्टिकल से? आर्टिकल 12 से 35 तक, ठीक है ना, 12 से 35 तक। लेकिन फिर मैंने लिखा है यहाँ पर, लेकिन एक्चुअली देखो अब क्वेश्चन किस तरह का आएगा, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। कभी कभी फ्लैट क्वेश्चन आ जाता है कि मूल अधिकार जो हैं, देखो भाग 3 तो है 12 से 35 तक, वो भाग जिसमें मूल अधिकार दिए हुए हैं, वो भाग जिसमें मूल अधिकार दिए हुए हैं वो तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है ही है। लेकिन एक्चुअली मूल अधिकार जो शुरू होते हैं वो आर्टिकल 14 से शुरू होते हैं और 32 पर आकर ख़त्म हो जाते हैं। आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 12 जो है वो राज्य की परिभाषा देता है, आर्टिकल 13 जो है राज्य पर मूल अधिकारों से छेड़छाड़ के लिए रोक लगाता है। उसी तरह से आर्टिकल 32 जो है वो हमारी जो न्यायपालिका है उसको अधिकार देता है, हमें अधिकार देता है कि अगर हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन किस तरह का आएगा, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। ऐसी फ्लैट क्वेश्चन आ जाए कि मूल अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं तो ठीक है 12 से 35 तक, लेकिन अगर घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ ले तो इसका विशेष ख्याल रखना आप लोग, ठीक है ना। भाग 3 में है और कौन से संविधान से लिए गए हैं, मैंने नीचे कहीं लिखा होगा, ये इसका सोर्स क्या है, यूएसए का, यानी कि अमेरिका का संविधान है। सबसे पहले जो मूल अधिकार लागू हुए वो अमेरिका में हुए, लेकिन अमेरिका में भी जो उसका जो मूल संविधान बना था, मूल संविधान में यानी कि शुरुआत में जब अमेरिका का संविधान बना तो उसमें मूल अधिकार नहीं थे। बाद में अमेरिका में संविधान का 10वां संशोधन हुआ तो उसमें बिल ऑफ राइट्स के नाम से मूल अधिकार जो थे वो ऐड किए गए थे। ओके, अब हमारे मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार थे। अच्छा, स्वतंत्रताएं भी 7 थी। स्वतंत्र अनुच्छेद 19 में जो आज़ादियाँ थी हमें ना, अनुच्छेद 19 जो है जिसे हम कहते हैं ना स्वतंत्रता का अधिकार, हालांकि स्वतंत्रता खंड कहाँ से कहाँ तक है, 19 से 22 तक, है ना। अभी मैं इसको आगे एक्सप्लेन भी करूँगा, मैंने कहीं लिखा भी होगा स्वतंत्रता खंड, कहीं लिखा है भाई स्वतंत्रता खंड, कहीं लिखा, हाँ ये लिखा है, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है स्वतंत्रता खंड। लेकिन स्वतंत्रताएं जो हमें मिली हुई हैं एक्चुअली वो मिली हैं आर्टिकल 19 में, बाकी तो वो राज्य के शोषण से हमें बचाने के तरीके हैं 20, 21, 22 जो है। तो मूल रूप से 7 स्वतंत्रताएं थी और 7 ही मूल अधिकार थे, ठीक है। अब मूल अधिकार जो 7वां था संपत्ति का अधिकार, वो आर्टिकल 19 में एक स्वतंत्रता भी था, संपत्ति को अर्जित करने और बनाए रखने की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रता थी संपत्ति की वो भी ख़त्म कर दी गई है, और इसके अलावा जो स्पेशली संपत्ति का अधिकार था वो भी ख़त्म कर दिया गया। अब वो क्या हो गया, कानूनी अधिकार हो गया, ठीक है ना। आर्टिकल 31 में अलग से संपत्ति का अधिकार दिया हुआ था, वो भी 44वें संशोधन द्वारा निरस्त हो गया। ओके, तो अब ध्यान रखना 7 ही मूल अधिकार थे और 7 ही स्वतंत्रताएं थी, लेकिन इस समय 6 ही मूल अधिकार हैं और 6 ही स्वतंत्रताएं हैं। अभी आएगा 44वें संशोधन द्वारा इसको खत्म किया गया, अभी बताऊंगा मैं आपको। आगे चलें। अब हाँ, मैंने यहीं तो लिखा है अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(f या 19(1)(4), इंग्लिश में 19(1)(f और हिंदी में 19(1)(4) में शामिल जो संपत्ति का अधिकार था वो 44वें संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया है। और अब ये आर्टिकल 300A में, आर्टिकल 300A में एक कानूनी अधिकार मात्र रह गया। आर्टिकल 300A में क्या रह गया, कानूनी अधिकार, है ना। सवा ने जल्दी से अपनी कॉपी खोली कि तो कुछ नया मिल गया, लाओ इसको नोट करते हो, है ना, एकदम से कहीं है ना कहीं मिस ना हो जाए, है ना। चलिए सर, तो इसका सोर्स संविधान, यूएसए का संविधान, ये मैंने आपको बता दिया। और अभी वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपसे बात की थी मूल ढांचे का सिद्धांत और फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, ठीक है ना। मूल ढांचे का सिद्धांत और फंडामेंटल राइट्स में बदलाव की संसद की शक्तियाँ। तो अभी शुरुआत में वीडियो की मैंने आपको बताया था, फिर से इसको समराइज कर देता हूँ कि संसद जो है मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं कर सकती, ठीक है।
फिर आर्टिकल 12 जो है वो राज्य की परिभाषा देता है ना। राज्य क्या है, जैसे आप मूल अधिकारों वाले सेक्शन में आप देखेंगे ना, तो कहीं भी सरकार शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, उसकी जगह राज्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो वो सारी संस्थाएं जो हमारे अधिकारों को रेगुलेट करती हैं, हमें कुछ देती हैं या हमारे अधिकारों को छीन सकती हैं, छीनने का अधिकार है, हमारे लिए नियम कानून बनाने का अधिकार है, हमारे संविधान में उन सभी को राज्य कहा गया है। इसको एक्सप्लेन भी किया गया है, जैसे राज्य में क्या क्या आते हैं, संसद, राज्य का विधानमंडल, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या और कोई भी लोकल अथॉरिटी या लोकल सरकार। लोकल सरकारों में क्या आ जाएगा, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम, इन्हें क्या कहते हैं, स्थानीय सरकारें। तो हमारे संविधान में इनको कहा गया है राज्य। अब देखो ना, बिजली बोर्ड है, ONGC है, गैस बोर्ड है, ये भी राज्य के अंतर्गत ही आते हैं, है ना। ये भी जबरदस्ती, हाँ भाई इसको गैस मिलेगी और उसको गैस नहीं मिलेगी, है। ONGC आई, उसने कहा भाई गेल आई, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हम इसको गैस बेचेंगे, इसको नहीं बेचेंगे। तो ये कैसा भेदभाव हो गया भाई, है ना। तो राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो हमारे मूल अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो। जो बात आगे आर्टिकल 13 में की गई है, आर्टिकल 12 में किसकी परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा। वो कहा गया है आर्टिकल 13 में कि फंडामेंटल राइट्स को छीनने या कम करने का राज्य को अधिकार नहीं। आर्टिकल 13 का जो सेकंड पार्ट है वो ये कहता है कि इस भाग द्वारा, यानी कि भाग 3 द्वारा, नागरिकों को जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनको छीनने या कम करने का राज्य को अधिकार नहीं है। ठीक है ना। आप अपने, एक बुक आती है, हालांकि मैं बुक का एजेंट नहीं हूँ, बुक आती है बेयर एक्ट, सभी लोग पढ़ते हैं इंडिया में, और वो उसमें क्या है कि एक पेज हिंदी में और उसका अगला वर्जन जो है वो इंग्लिश में है। आप में से कोई मेरी बुक चुरा के ले गया मेरे यहाँ से, है ना, बेयर एक्ट की बुक है, मैं खरीद के लाऊंगा, तो इसमें बोलना चलता है, हाँ आप में से कोई चुरा के ले गया ठीक है ना, आप में से कोई चुरा के ले गया मेरी बुक। ओके चलें, तो बेयर एक्ट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझसे मिस हो गई हो। तो बेयर एक्ट, बच्चे बड़े यार शातिर होते हैं ना। एक बेयर एक्ट की बुक थी, उसमें मैंने निशान लगा रखे थे। एक मैथ्स की बुक थी मेरी, मैथ्स और रीजनिंग की, उसमें मैंने तरह तरह के निशान लगा रखे थे, वो बुक साफ हो गई। ठीक है, चलिए खैर आगे चलते हैं। बुक का दुख आ जाता है ना, वो 20 साल से उसमें रिसर्च कर रहे थे, नोट्स लिख रहे थे ना, उसमें ऐड करके ये हुआ वो हुआ, बुक साफ हो गई। अच्छा कहाँ थे कहाँ, बेयर एक्ट से पहले। हाँ, तो बेयर एक्ट बुक आती है, आप लोगों को खरीदनी चाहिए, बुक्स खरीदनी चाहिए। हालांकि हम लोग क्या करते हैं, अरे बुक खरीदने की क्या जरूरत है, नेट से डाउनलोड कर लेंगे, वो कोई ना पढ़ता उसको, बुक रखने के यार डालो। चलिए खैर अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। तो उसको आप लोग पढ़ें, बेयर एक्ट एक बुक है। और संविधान में एक किताब और मैंने पढ़ी थी जब मैं DD वसू, लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल है, वही बहुत अच्छी किताब है। एक किताब है BK शर्मा या ब्रज किशोर शर्मा की, संविधान पर ही। बेयर एक्ट तो है, पूरा का पूरा संविधान लिखा हुआ है, पूरा का पूरा संविधान लिखा हुआ है, उसमें जो चेंजेस वगैरह हैं वो सब दिए गए हैं, है ना। लेकिन BK शर्मा की या ब्रज किशोर शर्मा की जो बुक है संविधान की, आजकल मिलती भी नहीं है मेरे पास। मैंने कहा ना, आप में से कोई पार करके ले गया। वो बुक अगर आप पढ़ लें तो पॉलिटी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। खैर आगे चलें। BK शर्मा, है ना, तो मैं उनका एजेंट नहीं हूँ। आगे चलें, कहाँ थे, हाँ, तो आर्टिकल 13(2) कह रहा है कि इस भाग द्वारा, गौरी समझ में आ रहा है, इस भाग द्वारा यानी कि भाग 3 द्वारा नागरिकों को जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो ना तो छीने जा सकते हैं और ना ही कम किए जा सकते हैं। ठीक है ना। या ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 13 या 13(2) जो है वो राज्य की निरंकुशता पर रोक लगाता, किसके बारे में, मूल अधिकारों के बारे में। ठीक है, आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मैंने लिख रखा है और ये एक छोटे से मोबाइल में भी आपको दिखाई दे जाएगा। और अगर आप टैबलेट या लैपटॉप में पढ़ें तो माशाल्लाह, फिर तो बस प्रिंट लीजिए और आपका काम चल जाएगा। आगे चलें। तो आर्टिकल 13 इससे संबंधित है, या आर्टिकल 13 जो है किस पर रोक लगाता है, राज्य पर रोक लगाता है। क्या रोक लगाता है कि आपने मूल अधिकारों में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। लेकिन आगे जाके इसके एक्सेप्शन या अपवाद भी आने वाले हैं अभी। अब समता खंड, आर्टिकल 14 से 18 तक हमें जो राइट्स मिले हुए हैं वो राइट्स जो हैं हमारे देश में सभी नागरिकों के बीच में समानता की स्थापना करते हैं। सकारात्मक रूप से कहें तो इक्वालिटी की बात करते हैं, नकारात्मक रूप से कहें तो आर्टिकल 14 से 18 तक जो भी अनुच्छेद हैं, जो भी आर्टिकल हैं, वो असमानता पर रोक लगाते हैं, असमानता पर रोक लगाते हैं। अभी जैसे मूल अधिकार हम पढ़ लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे नीति निषेध तत्व। तो जब हम इनमें समानता और अंतर की बात करेंगे तो समानता ये है कि भाई दोनों ही राज्य को निर्देश हैं, लेकिन मूल अधिकार बाध्यकारी हैं और नीति निषेध तत्व जो है वो बाध्यकारी नहीं है। इसी में वो आएगा कि मूल अधिकार जो है वो नकारात्मक स्वरूप के हैं, नेगेटिव नेचर के हैं, और PDP या पॉलिसी डायरेक्ट प्रिंसिपल्स जो हैं वो सकारात्मक स्वरूप के हैं। तो अभी खैर पहले मूल अधिकार निपटा लें, उसके बाद जब नीति निषेध तत्वों की बात करेंगे फिर इनमें दोनों का अंतर और दोनों में जो समानता है उसकी बात करेंगे, और फिर संसद और कोर्ट के क्या इसमें संघर्ष रहे हैं
उसकी बात करेंगे, ठीक है। अभी आपने देखा ना, जैसे पहले कैसे, जैसे संसद, सरकार और कोर्ट के संघर्ष बिल्कुल ऐसे ही रहे जैसे आजकल आप देख रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो चुनाव आयोग जैसी जो संस्था है उसका काम जो है इतना महत्वपूर्ण है कि वो लोकतंत्र के लिए स्तंभ है, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव जो है वो लोकतंत्र की बुनियाद है। तो उन्होंने कहा भी, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा जो चुनाव आयोग है, केंद्रीय चुनाव आयोग है, वो निष्पक्ष नहीं है। उन्होंने कहा चुनाव आयोग ऐसी संस्था होनी चाहिए, इसमें ऐसे लोग नियुक्त होने चाहिए जिनकी ईमानदारी, निष्पक्षता पर किसी भी प्रकार का कोई शक ना हो। लोगों को यकीन होना चाहिए कि चुनाव आयोग जो है वो पूरी तरह से निष्पक्ष है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की कि भाई इसमें अपॉइंटमेंट के लिए, इसमें नियुक्ति के लिए 3 लोगों की कमेटी होनी चाहिए। पहले क्या होता था, सरकार के सुझाए नाम पर राष्ट्रपति मोहर लगा देते थे। तो अब उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसमें एक प्रधानमंत्री होंगे, इसमें चुनाव आयोग के अध्यक्ष और चुनाव आयोग के जो अन्य सदस्य हैं उनको चुनने के लिए 3 लोगों की कमेटी होगी, वो चुनेगी। उसमें भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, एक प्रधानमंत्री होंगे और एक ऐसे केंद्र की कैबिनेट के मंत्री होंगे जो प्रधानमंत्री उसमें नियुक्त करें, ठीक है साहब। अब सरकार जो है ऐसा ना, ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था वो बाध्यकारी नहीं था, एक तरह से सलाहकारी आदेश था, गाइडलाइन जारी की थी। तो अब नियम तो कोई था नहीं, तो जो चुनाव आयोग से संबंधित नियम था शायद 91, 92 का या 93 का, मैं भूल रहा हूँ, जो जिस सन का भी था, आप लोग देख लेना। तो सरकार ने उसमें संशोधन किया और संशोधन के लिए सरकार अध्यादेश ले आई, ऑर्डिनेंस आप लोग जानते ही हो, अध्यादेश ले आए। उसने कहा भाई चुनाव आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होगी एक 3 लोगों की कमेटी करेगी। उस 3 लोगों की कमेटी में कौन कौन शामिल होंगे? अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ मैं गलत बोल गया, सॉरी। चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही थी वो ये कही थी कि कमेटी में कौन शामिल होगा, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक लोकसभा में नेता विपक्ष। ध्यान रखना, लोकसभा में नेता विपक्ष, सॉरी कोई फिसल जाता है। अब उसके बाद जब सरकार अध्यादेश लेकर आई तो उस अध्यादेश में कहा कि एक कमेटी होगी जिसमें कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेट केंद्र की कैबिनेट के एक मंत्री होंगे और कौन होंगे, लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे। अब इसको लेकर के सिटीजन फॉर जस्टिस या ऐसी करके कोई एनजीओ है, वो फिर से कोर्ट में चला गया, पता नहीं उस एनजीओ का नाम क्या, मैं भूल रहा हूँ। वो फिर कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो पिटीशन थी उन्होंने कहा ठीक है हम सुनेंगे, इसको जल्दी सुनेंगे। उसने क्या कहा कि साहब ये जो सरकार जो ऑर्डिनेंस लेकर आई है और उसने अपने स्तर से कमेटी नियुक्त कर दी है चुनाव आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करने के लिए, ये गैर कानूनी है, ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है वगैरह वगैरह, जिस आधार पर भी वो गया हो, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि ठीक है हम इसको सुन लेते हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं भाई अध्यादेश जो है वो नल एंड वाइड है, यानी कि निरस्त और शून्य है, तो यहीं से टकराव शुरू हो गया। तो ऐसे ही होता था मूल अधिकारों को मूल अधिकार और संसद के अधिकार, इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ आदेश देता था, संसद संविधान में संशोधन कर देती थी, फिर सुप्रीम कोर्ट उस संशोधन को कैंसिल कर देता था। तो खैर इसकी बातें करेंगे, लेकिन पहले मूल अधिकारों को हम लोग पढ़ लें। कहाँ थे? आर्टिकल 14 से 18 तक आ जाएं तो यहाँ पर हम समानता की बात करते हैं। तो आर्टिकल 14 में या 14 में 2 बातें आ रही है, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। विधि माने लॉ, कानून, है ना। विधि के समक्ष समता, इसका मतलब यह है कानून की नज़र में सब एक समान हैं, एक से हैं। एक कानून होगा जो सभी पर लागू होगा, एक कानून होगा वो सभी पर लागू होगा, राष्ट्रपति भी वही कानून लागू होगा, तो एक जो आम आदमी है, यहाँ तक कि भारत का नागरिक भले वो भिखारी है, उस पर भी वो कानून लागू होगा, है ना। यहीं से बात निकल के आती है कि साहब अक्सर हम कहते हैं ना भाई समान नागरिक संहिता लागू की जाए। क्यों लागू की जाए? कि हमारा जो संविधान है वो आर्टिकल 14 है, वो कह रहा है कानून की नज़र में सब एक समान है। लेकिन समान नागरिक संहिता ना होने की वजह से हमारे यहाँ कुछ अब इसको मैं इसके लिए कौन सा शब्द लाऊं कि कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि कुछ कानून जो है सभी पर एक समान रूप से लागू नहीं होते हैं। तो इसी के लिए बात होने लगी यूसीसी की, तो वो अलग मसला, उसकी अलग से बात करेंगे। फिलहाल जो है आर्टिकल 14 क्या कह रहा है? एक कानून हो जो सभी पर एक समान रूप से लागू हो या कानून की नज़र में सब एक से हों। शुद्ध हिंदी में इसको कहा गया है विधि के समक्ष समता या इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, फिर कहाँ से लिया गया? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अब आप देखो, आपने एक चीज़ देखी होगी कि जैसे कि मैं इसकी क्या मिसाल दूं? हाँ, जैसे आपने देखा होगा कोई नाबालिग अपराध कर दे, कोई नाबालिग जो है वो अपराध कर दे, 18 साल से कम उम्र का कोई किशोर जो है कोई अपराध कर दे, ठीक है, तो उसके लिए अलग कोर्ट है और अलग सज़ा है, कम से कम सज़ा है। और अगर 18 साल से ऊपर का यानी बालिग कोई अपराध कर दे तो उसी अपराध के लिए उसे
जो सज़ा उस अपराध में तय है वो दी जानी है, या अधिक सज़ा दी जानी है ना, अधिक सज़ा दी जानी है। अच्छा, उसी तरह से एक चीज़ और है, आपने नहीं, अब जो चीज़ विवादित है मैं उसको बोलूँगा ही नहीं, है ना, जो चीज़ विवादित है मैं उसको बोलूँगा नहीं, मुझे क्यों बोलना हुआ, मुझे क्यों पंगा लेना हुआ, ठीक है, समझ गया ना आप। तो बच्चों के लिए अलग से कानून हो जाते हैं, लेकिन अगर वही अपराध जो है वो पुरुष करें तो उनके लिए अलग कानून हो जाते हैं। अभी तक भारत के इतिहास में किसी महिला को, स्वतंत्र भारत के इतिहास में अभी तक किसी महिला को फांसी नहीं दी गई है। अच्छा, जैसे उसे मान लीजिए किसी महिला को फांसी की सज़ा हो गई, लेकिन उसी दौरान पता चला ये तो गर्भवती है, तो उसकी फांसी की सज़ा रोक दी जाती है, समझ रहे ना। तो आप कहोगे साहब ये तो साहब समानता हो नहीं रही, पुरुष को तो फांसी हो जा रही है लेकिन महिलाओं को फांसी हो जा रही है। इसका मतलब ये है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में कानून पक्षपात भी कर सकता है, कुछ तो उसमें देखना कुछ और चल गया, कुछ विशेष परिस्थितियों में कानून को या सरकार को पक्षपात करने की इजाज़त दी गई है। अब आप देखो ना, जैसे रिजर्वेशन है ना, तो आप देखो सामान्य कैटेगरी वाले रोते रहते हैं, है ना, कि भाई अरे यार, है ना, वो सीधे अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, अरे यार हम जनरल कैटेगरी के थे ना इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, कर देते हैं ना आक्षेप। अच्छा, अब जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं वो भी रोते रहते हैं, अरे भाई तुम्हारे माँ बाप पढ़े लिखे थे, तुम्हारे पास पैसा था, तुम्हें दिल्ली भेज दिया कोचिंग करने के लिए, इसलिए तुम्हारी नौकरी लग गई, हम तो भाई गरीब थे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमारी नौकरी लगी। शिकायतें तो सबके पास हैं, जिन्हें हम कहते हैं ना एक्सक्यूजेस, अपनी नाकामयाबी पर्दा डालने के लिए, तो हथियार सबके पास हैं, ठीक है ना। तो अब कोई कहता है भाई आरक्षण जो है ये संविधान का जो अनुच्छेद 14 है उसका विरोधी है, लेकिन सरकार कहती है, संविधान कहता है कि जो लोग समाज की मुख्य धारा में पिछड़ गए हैं उनको आगे लाने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं, या पक्षपात, उनके फेवर में सकारात्मक पक्षपात किया जा सकता है। इसको बेटा कहते हैं विधि का समान संरक्षण। ये लिया गया है यूएसए से, यानी कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपाय किए जा सकते हैं, ठीक है। तो विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण आर्टिकल 14। तो अब इसमें याद रखना, विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से, और समान संरक्षण कहाँ से लिया गया, यूएस से, ठीक है। फिर आर्टिकल 15(1) जो है भेदभाव पर रोक लगाता है। किस आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है, वो कहता है कि भाई सरकार, अच्छा ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाग 3 में सरकार शब्द कहीं नहीं आया, राज्य शब्द आया, लेकिन हम लोग कहने के आदी है ना सरकार, इसलिए मुंह से निकल जाता है। राज्य या सरकार जो है, राज्य या सरकार द्वारा किए जाने वाले भेदभाव पर वो रोक लगाता है। उसने कहा भी तुम कोई ऐसा कानून नहीं बनाओगे, ऐसा कोई नियम कानून नहीं बनाओगे जो भेदभाव को बढ़ावा देता हो या देश के नागरिकों में भेदभाव करता हो। किन आधारों पर, गिन लेना, नंबर 1 धर्म, नंबर 2 वंश, नंबर 3 जाति, नंबर 4 लिंग और नंबर 5 जन्म स्थान या उद्भव। इसके आधार पर भेदभाव करने वाला कोई कानून आप नहीं बनाओगे कि भाई महिलाओं को जो है कि महिलाओं को 10 घंटे काम करना होगा और महीने के 20,000 मिलेंगे, पुरुष केवल 8 घंटे काम करेंगे और महीने के 30,000 मिलेंगे। हो गया ना भेदभाव, है ना, भेदभाव हो गया कि हो गया, क्यों भाई, है ना। लेकिन तुम कहोगे साहब फिर इन्हें आरक्षण जो दे रहे हो आप, तो ये भी तो जेंडर डिस्क्रिमिनेट है ना भाई। आपको तो मिल गया ना 30%, है भाई, आपको तो मिल गया और अभी 50% मिलेगा। फिर आप कहोगे साहब भेदभाव हो रहा, नहीं, आप भेदभाव नहीं हो रहा, है ना। अब इसी क्लास में आप देख लो ना, लगभग 30 लोग आप बैठे हो, तो इसमें से 7-8 गर्ल्स हैं और बाकी सारे के सारे बॉयज़ हैं। तो महिलाओं को आगे लाना है ना, आगे लाना, इसलिए उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा। लेकिन जब तुम IAS बन गई, फिर तुम्हारे बच्चों को आरक्षण क्यों मिले ना, रोना तो इस बात का है ना, जब तुम बन गई फिर नहीं मिलना चाहिए ना। तो खैर ये मेरी अपनी राय है, बाकी कोई जाने। आगे चलें। तो अक्सर सरकार में भी ये बातें होती हैं कि अगर किसी व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिल गया और आरक्षण का लाभ पा करके उसकी उन्नति हो गई है, तो उसका जो वंश आगे, अब उसको आरक्षण दें या ना दें, इस बात में बात होती रहती है। खैर आगे चलिए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हम आरक्षण के समर्थक हैं, भरपूर समर्थक हैं, ठीक है ना, आरक्षण जिंदाबाद, ठीक है भाई। आगे चलिए। तो आर्टिकल 15(1) जो है वो भेदभाव पर रोक लगाता है। किस आधार पर, धर्म, कि भाई मान लीजिए हिंदू का धर्म ये है, मुस्लिम का धर्म ये है, तो इस आधार पर आप लोग जो है वो धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करोगे, वंश के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करोगे, समझ गए ना। कि साहब बाबर ने लूटा, ये बाबर के वंशज हैं, चलो अब इनको हम सजा देते हैं ना, इस तरह वंश के आधार पर आप किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करोगे। जाति या नस्ल, जैसे मंगोल आते थे ना, मंगोल, तो मंगोल जब भी आए उन्होंने हमें लूटा, तैमूर जब भी आया उसने हमें लूटा, भयंकर नरसंहार करके गया वो, तो अब हर मंगोल नस्ल हमारी दुश्मन हो जाए ना, ऐसा नहीं होगा, है ना। माँ बाप के किए की सज़ा बच्चे को नहीं मिलेगी, ये हमारा संविधान इस पर रोक लगाता है। तो जाति या नस्ल के आधार पर भी आप कोई भेदभाव नहीं करेंगे। लिंग के आधार पर, और जन्म स्थान को उद्भव भी लिखते हैं, उद्भव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओरिजिन, लिख दूँ, ओरिजिन। यानी कि मान लीजिए आप उत्तराखंड में पैदा हुए हैं तो यूपी में जाके आपको ये नहीं मिलेगा,
यानी केंद्र सरकार एक फ़ायदा पहुंचा रही करिए, बस आप असम के लोगों को ये नहीं मिलेगा, या केंद्र सरकार नया नियम बना रही है कि सिर्फ केवल ये लक्षद्वीप के लोगों पर लागू होगा, तो ऐसा कानून आप नहीं बनाएंगे। लेकिन ना आगे आप जब आर्टिकल 16 में जाएंगे ना, तो आर्टिकल 16 में जाएंगे तो संसद को ये छूट है कि किसी राज्य की सरकारी नौकरियों में वो ये नियम बना सकती है कि मान लीजिए उत्तराखंड स्टेट है, तो उत्तराखंड स्टेट की फला नौकरी में केवल उत्तराखंड का व्यक्ति ही पात्र होगा, बाहर का व्यक्ति पात्र नहीं होगा। तो संसद को ये अधिकार है, ठीक है ना। तो उसकी बात खैर बाद में करेंगे। तो 15(1) जो है भेदभाव पर रोक लगाता है। 15(2) जो है वो ये कहता है, 15(2)A और 15(2)B हैं, लेकिन मैंने इन दोनों को साथ लिख दिया है कि कोई भी दुकान है, रेस्टोरेंट है, होटल है या सार्वजनिक मनोरंजक स्थल है, जैसे पार्क कह सकते हो आप, पार्क या मल्टीप्लेक्स वगैरह हैं, कुएँ हैं, तालाब हैं, स्नानागार हैं, सड़क हैं, सार्वजनिक समागम स्थल हैं, ये सबके लिए खुले हैं। ये जो हैं वो सबके लिए खुले हैं। अगर आप इनके उपयोग के लिए या इनमें आने जाने के लिए किसी भी तरह की कोई रोक लगाते हो तो उसकी इजाज़त आपको नहीं है, ठीक है ना। आगे चलें। 15(3) अब देखो, अब 15(3) जो है वो आर्टिकल 15(3) में हमारा संविधान जो है सरकार को इजाज़त देता है कि ये महिलाओं और बालकों के लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है। एक बार रोक दें। तो चलिए, कोई मिलने आ गए थे। तो अब मैं कहाँ था? मैं यहाँ था। मैं आर्टिकल 15(3) पर आ गया था ना, 15(3) पर आ गया था। तो इसमें क्या है कि मैंने शॉर्ट में लिखा स्त्री बालकों के लिए विशेष व्यवस्था। तो आर्टिकल 15(3) की जो भाषा है ना वो ये है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को स्त्रियों और बालकों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। इसका मतलब क्या है कि देखो, आर्टिकल 15(1) भेदभाव पर रोक लगा रहा है ना कि आप भाई लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन आगे जाके इसी का तीसरा सेक्शन 15(3) जो कह रहा है कि अगर सरकार को लगे कि हमने महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए कुछ खास व्यवस्था करनी है, जो कि जिसकी वजह से महिलाओं को वरीयता मिल रही है पुरुषों पर या बच्चों को वरीयता मिल रही है अन्य लोगों पर, यानी कि भेदभाव हो रहा है, किसके फेवर में? महिलाओं और बच्चों के फेवर में भेदभाव हो रहा है। तो अगर उनकी बेहतरी अगर हमने करनी है तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो आर्टिकल 15(3) जो है वे कह रहा है कि स्त्री और बालकों के लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है। तो महिलाओं को जो रिजर्वेशन मिल रहा है ना वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 15(3) से निकल रहा है। या बच्चों के लिए जो हम विशेष व्यवस्था कर रहे हैं, हालांकि बच्चों के संरक्षण के लिए या उनकी बेहतरी के लिए और भी बहुत सारे आर्टिकल हैं, तो शुरुआत यहाँ से हो रही है 15(3) से, ठीक है ना। तो आर्टिकल 15(3) जो है वो सकारात्मक भेदभाव की बात कर रहा है ना। सकारात्मक भेदभाव का मतलब ये है कि हम भेदभाव तो कर रहे हैं लेकिन इससे किसी दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा, किसी और को फायदा पहुंचाने के लिए, जो रेस में पिछड़ा हुआ है ना उसको आगे लाने के लिए हम उसमें उसके फेवर में कुछ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव कर रहे हैं। फिर आर्टिकल 15(4) आता है, वो कहता है कि जो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े लोग हैं, SC ST के जो लोग हैं, उनके एडवांसमेंट या उनकी भलाई या उन्नति के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। यहाँ से बेटे देखो कई सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात जो अक्सर आती है कि भारतीय संविधान जो है, मूल भारतीय संविधान जो है वो कितने प्रकार के पिछड़ेपन की बात करता है या किस आधार पर पिछड़ेपन की बात करता है? सामाजिक और शैक्षिक, ठीक है ना। अब यहीं पर आया मंडल कमीशन, कालेलकर कमीशन कि भाई देखो हमारे समाज में कौन कौन पिछड़े हैं। तो उसने क्या किया कि भाई राबिया पिछड़ी है, सुरेश पिछड़ा है, गुलफाम सर पिछड़े हैं, सवा अगड़ी है ना, कविता और ये गीता प्रियंका जो हैं अगड़ी हैं। उसने ऐसे करके टारगेट नहीं किया, ना उसने समुदायों को टारगेट किया कि फला धर्म के लोग जो हैं ये पिछड़े हैं। उसने जो टारगेट किया, आयोग ने वो टारगेट किया कि भाई ये जो हमारे समाज है ना इसमें अनेक जातियाँ हैं, इन अनेक जातियों में से कुछ ये जातियाँ ऐसी हैं जो आदिकाल से विकास की दौर में पिछड़ गई हैं, समाज की मुख्य धारा से पिछड़ गई हैं। तो ये हो गया आपका सामाजिक पिछड़ापन। उसने कहा कुछ जातियाँ ऐसी हैं जिनका प्रतिनिधित्व शिक्षण या शिक्षण संस्थानों में कम है। जाहिर सी बात, शिक्षित नहीं है तो नौकरियों में भी उनका जो प्रतिनिधित्व है वो कम हो गया। तो मूल संविधान कितने 2 प्रकार के पिछड़ेपन की बात करता है, कौन से? सामाजिक और शैक्षिक, ठीक है ना। ध्यान रखना, वो जाति या धर्म या क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन। साथ ही साथ कह रहा है भाई SC यानी कि शेड्यूल कास्ट और ST यानी कि शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति और जनजाति की भलाई के लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है। तो साहब जो OBC आरक्षण जो निकल रहा है, हालांकि स्पष्ट रूप से OBC आरक्षण निकलता है 16(4) से। अगर एक ऑप्शन पूछेगा ना, अभी मैं 16(4) की बात करूंगा, तो अन्य पिछड़े वर्गों को जो रिजर्वेशन मिल रहा है सीधे सीधे वो आर्टिकल 16 के 4थे पार्ट से मिल रहा है।
लेकिन इसकी शुरुआत जो हो जा रही है कहीं ना कहीं यहाँ से भी हो जा रही है। 15(4) सामाजिक शैक्षिक पिछड़ों और SC/ST की उन्नति के लिए विशेष उपबद्ध। लेकिन यहाँ पर आरक्षण की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर जो है वो आरक्षण की बात नहीं कर रहा है, वो उनकी भलाई के लिए विशेष व्यवस्था की बात कर रहा है। 16(4) जो है स्पष्ट जो आरक्षण की बात करता है। कैसे करता है मैं अभी आपको बताऊंगा। आर्टिकल 16, अब 16 पे हम आ गए। देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, समानता की। तो हालांकि हमारा संविधान जो है समानता की बात करता है, लेकिन वो खुद ही कुछ एक्सेप्शन या अपवाद भी दे रहा है कि जहाँ पर आप भेदभाव कर सकते हो। ठीक है, क्या कह रहा है, लोक नियोजन में एक से मौके। इसका जो टाइटल है ना वो ये है कि आर्टिकल 16 का जो टाइटल है वो ये है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। समय हो रहा होगा, मुझे बताया ना, मैं ब्रेक ले लूँगा उस समय, ठीक है ना। वालेकुम सलाम। इफ्तियारी का जब समय हो जाए ना तो मुझे बताया ना, मैं रोक दूंगा, ठीक है। ये जाना है आपने, घर जाना है तो जाओ, ठीक है। तो ये कहता है लोक नियोजन में एक से मौके या लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, मैं इसको आज खत्म करके जाऊंगा, है ना, कल फिर कुछ और नया देखेंगे। लोक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक है, या सरकारी सेवा में एक से मौके। तो देखो इसी को कहते हैं सहिष्णुता। क्या कहते हैं भाई, सवा? हाँ भाई आपका रोज़ा है, ठीक है, आप जाइए इफ्तारी कीजिए आराम से, बाद नमाज पढ़ के कुछ हमारे लिए दुआ कर लेना है, ठीक है। चलें भाई, उसे कहते हैं ना दुआओं में याद रखना। तो आर्टिकल 16। तो चलिए यहाँ तक हमने जो है इसका पार्ट 1 बना लिया। अब इससे आगे हम बात करेंगे पार्ट 2 में और शुरू करेंगे आर्टिकल 16 से। थैंक यू।